हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी और आप कंटिन्यू सरल एकेडमी देखना प्रारंभ कर चुके होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम पराशरण दाब। पर इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पराशरण दाब के अंतर्गत आती है, मतलब पराशरण दाब के अंतर्गत कौन कौन से विलयन बन सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि पराशरण दाब क्या होता है और पराशरण दाब से ही कुछ प्रकार के विलयन बन के आते हैं, जिसमें से सम पराशरण, सम पराशारी विलयन, और आगे बात करें तो अति पराशारी विलयन और अल्प पराशारी विलयन। तीन टाइप के विलयन हमें देखने को मिलेंगे, तो हम इन्हें पहले समझने की कोशिश करते हैं कि होते क्या है। ठीक है, और हमारी बॉडी में ही इनके एग्जाम्पल मौजूद है। तो एक एक करके धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है। ठीक है, वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नौ कुछ इस प्रकार का मैप जो है हमने बनाया था लास्ट वाले वीडियो में, जो चित्र हमारा था। ठीक है, तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं सम समपरासारी विलयन। क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये हम समझते हैं। समपरासारी विलयन, तो यहां पर हमारे पास में दो प्रकार के विलयन हैं। ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के विलयन हैं। अब इन विलयनों में अलग अलग विलय पदार्थ मौजूद होंगे, तो ये हमारे अलग अलग विलय पदार्थ इस पे मौजूद है। ठीक है, ये विलय पदार्थ इस पर मौजूद है। ध्यान से समझना बेटा, है ना। अब क्या होगा, आपने ये देखा है पिछले वीडियो में कि मान लेते हैं ये वाला विलयन तनु है और ये वाला विलयन सांद्र है। ठीक है, तो जो विलय के कण होंगे, मतलब जो विलायक के कण होंगे, वह इस ओर गमन करेंगे, इस ओर प्रवाहित होंगे, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित होंगे। ठीक है, अब अभी भी वही स्थिति है, परंतु परंतु क्या होगा, यहां पर न प्रवाह इधर की ओर हो और ना ही प्रवाह इधर की ओर हो। मतलब कि विलायक के कण ना तो कम सांद्रण वाले विलयन की ओर जा रहे हैं, ना ही अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। मतलब इन्हें जब आप पृथक करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे, इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर से, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होगी। मतलब ये एक दूसरे के अणुओं को आपस में मिलने नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे विलयनों को बोला जाता है समपरासारी समपरासारी विलयन। ठीक है, ये हमारे ऐसे विलयन हैं जिसमें से आप परिभाषा यदि लिखे जाए, परिभाषा यदि हम इसकी लिखें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। दिए गए ताप पर, ताप शब्द बड़ा जरूरी है, ताप पर यदि किसी विलयन किन्हीं दो विलयनों का पराशरण दाब समान हो। दिए गए ताप पर किन्हीं दो विलयनों का पराशरण दाब समान हो, इनके दोनों के दाब समान है, इसीलिए न विलायक के कण इधर की ओर जा रहे हैं, ना ही विलायक के कण इधर की ओर जा रहे हैं। तो इसी कारण से दिए गए ताप पर यदि किन्हीं दो विलयनों का पराशरण दाब समान हो, तो वे विलयन क्या कहलाते हैं, समपराशारा
परासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, मेरे शब्दों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी समपरासारी विलयन की परिभाषा, ये रहा चित्र। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं अति परासारी और अल्प परासारी विलयन क्या होते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं और इनके कारण कुछ बीमारियां भी होती है और इनसे काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अति परासारी विलयन की। ठीक है, अति परासारी विलयन क्या होते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं और समझते हैं। समपरासारी डन। अब बात करते हैं अति परासारी। अति परासारी, चलो अब हमारे शरीर में कोशिका होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर की कोशिका है मान लो। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर पे ना NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका द्रव्यमान ले लो चाहे आयतन प्रतिशत ले लो, ये होता है 0.9%। कितना होता है? 0.9%। और इसे ही यदि हम बात करें, इस स्थिति को जब ये इतनी मात्रा में है तो इस स्थिति में बोला जाता है ये क्या है? सामान्य लवण। क्या बोलते हैं इसे? सामान्य लवण। इतना ये हमारी शरीर की कोशिकाओं में मौजूद होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मान लीजिए यदि हम इस जीवित कोशिका को एक बीकर के अंदर रखें, और हम क्या करें, ये जो हमारे शरीर में मात्रा मौजूद है सामान्य लवण की, इससे अधिक आयतन या द्रव्यमान का एक विलयन बनाए। मान लीजिए हमने जल लिया। ठीक है, हमने जल लिया और इस जल में क्या किया? इस जल में जो नमक है यानी कि NaCl है, जो काला वाले डॉट्स आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए ये NaCl है। ठीक है, तो इसका प्रतिशत हम कर लेते हैं, हमने कर दिया टोटल 10%। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा सांद्र विलयन बना दिया नमक का पानी के साथ मिश्रण करके। ठीक है, अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये जो हमारा कोशिका है, ये जो हमारी कोशिका है, इससे पानी के रूप में विलायक के कण बाहर आने लगेंगे। ठीक है, विलायक के कण बाहर आने लगेंगे और इसका साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ये जो है सिकुड़ जाएगी। तो यही वाली स्थिति जो है कि यहां पर कम सांद्रता है और ये अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर पानी को छोड़ देती है, त्याग देती है। तो ये वाली जो स्थिति है, ये जो विलयन हमने तैयार किया था, यही विलयन जो है वो कहलाता है अति परासारी विलयन। ठीक है, सामान्य मात्रा से अधिक यदि हम सांद्र विलयन बनाए और कोशिका द्रव्य का जो आयतन प्रतिशत है, जिसमें लवण की मात्रा मौजूद होनी चाहिए 0.9%, उससे अधिक सांद्रता का विलयन हम तैयार करें, तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य में से NaCl के अणु छोड़ के, मतलब जो जल के अणु है वह बाहर आ जाएंगे, जिस कारण से कोशिका जो है वह सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ने की इसी अवस्था को किसके कारण हो रहा है? जिस विलयन के कारण ये हो रहा है, वही विलयन कहलाता है क्या? अति परासारी विलयन। यहां तक सभी को समझ आया? अब मान लेते हैं हमने क्या किया कि हमारे, अब जरा इसी का उल्टा, इसको बने रहने दें क्या? इसको बने रहने देते, एक और नया चित्र बना लेते हैं। यहां पर ही हमारा 10% था। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, इसी की एक और दूसरी स्थिति देखते हैं। हम क्या करते हैं? एक दूसरी अवस्था लेते हैं। यहां पर बुक में आपको यही वाला उदाहरण देखने को मिलेगा, हमारी NCERT की बुक में।
और ये परीक्षा में आ भी सकता है। तो एक एक चीजें ध्यान से समझनी है आपको। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा विलयन लेते हैं, हम एक दूसरा विलयन लेते हैं और इसमें जो हमारा NaCl है वो मान लीजिए रहेगा, जिसका आयतन या द्रव्यमान प्रतिशत हम रखेंगे 0.5%। और इसमें हम क्या डालेंगे, इस बार हम डालते हैं फिर से जीवित कोशिकाएं, ठीक है। और ये आपका नमक है, जो ब्लैक ब्लैक है ये आपके नमक है। इसमें कितनी मात्रा में विलय जो हमारा नमक मौजूद है उसका द्रव्यमान कितना है बेटा, 0.5%। अब क्या होगा, जब ये वाली स्थिति होगी, जब ये वाली स्थिति होगी तो यहां पर ये जो जल के कण हैं ये कोशिका के अंदर पहुंच जाएंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोशिका जो है वो क्या है, फूल जाएगी। उसके जस्ट विपरीत, तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट वाला विलयन है, ये विलयन जिसमें हमने क्या किया, विलय का आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कम रखा कोशिका के अंदर मौजूद सामान्य लवण के आयतन प्रतिशत से, तो जो विलयन बना वो होगा आपका अल्प परासारी परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। तो यहां पर जो स्थिति उत्पन्न हुई वो हुई अल्प परासारी विलयन की। यहां पर कम सांद्रण वाला विलयन था तो विलायक के अणु कहां गए, उससे अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर। कोशिका में अधिक सांद्रण था ना, कोशिका का सांद्रण हमको कितना पता है कि उसमें कितने प्रतिशत नमक होता है, 0.9% नमक होता है, और इसका कितना हमने रखा था, 0.5। तो यहां पर कम सांद्रण वाला विलयन अधिक सांद्रण वाले की ओर चला गया, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, अल्प परासारी। आप कह सकते हैं कि तनु विलयन एक तरह के अल्प परासारी विलयन होते हैं और यहाँ पर सांद्र विलयन जो है वह अति परासारी विलयन होते हैं। एक तरह की ये हिंट थी, ठीक है। अब हमने सम परासारी विलयन भी पढ़ लिए, अल्प परासारी भी पढ़ लिया और अति परासारी भी पढ़ लिया। अब आज के दिन हमने इंस्टाग्राम पे एक क्विज डाला था कि जिसका प्रश्न ये था कि पेड़ों में जड़ों से जल का प्रवाह पुष्प के अन्य अंगों तक अणुसंख्यक किस गुणधर्म के कारण होता है, तो उसका सही आंसर है पराशरण दाब, ठीक है। याद रखना ये किस कारण होता है, पराशरण दाब। एनसीईआरटी में बीच में मेंशन है और इस बार की परीक्षा में काफी सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो बीच से पूछे गए, तो ये वाली लाइन जरूर आप याद रखेंगे, इससे भी आ जाएगा। और एक और चीज, इसके भी उदाहरण देखना है आपको तो आप लिख सकते हैं आम का अचार। जब आम का अचार घरों में डाला जाता है ना बेटा, तो जो कैरी होती है उन्हें काटा जाता है और नमक के पानी में रखा जाता है, जिस कारण से जो आम है वह सिकुड़ जाते हैं, अपने अंदर का पानी छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर उनका अचार डाल दिया जाता है। और इसका यदि उदाहरण देखना है तो जब फूल मुरझा जाते हैं ना तो उन्हें पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो फिर से खिल जाए। तो केमिस्ट्री हमारे आसपास ही मौजूद है, काफी सारे एग्जाम्पल हम रोज दिनचर्या में देखते हैं, ठीक है। इवन जो इंजेक्शन होती है उसमें भी जो हमें विलय पदार्थों की मात्रा रखनी पड़ती है, जो दवाई रखनी पड़ती होगी, उसका भी द्रव्यमान प्रतिशत 0.9 होना चाहिए, तभी जाके वह विलय हो पाएगा, या फिर उसके आसपास रखना पड़ता होगा। यदि क्योंकि इससे कम रखे तो कोशिका से क्या निकल जाएगा, द्रव्य, और उससे कम रखते हैं, मान लीजिए इससे ज्यादा रखेंगे तो कोशिकाओं से पानी निकलना प्रारंभ हो जाएगा, और उससे कम रखेंगे तो कोशिकाएं फूलना चालू हो जाएगी। तो जब भी हमारे शरीर में बॉटल वॉटल ये सारी चीजें स्थिति उत्पन्न होती होगी, इंजेक्शन या इंजेक्ट किया जाता होगा, तो इन सब बातों को बड़ा ध्यान रखा जाता होगा, है ना। तो हमारे आसपास ही काफी सारी चीजें मौजूद है। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोलता हूँ कि तुम्हारे आसपास सारी चीजें मौजूद है, बस तुम्हें रिलेट करना है कि एग्जाम्पल कहाँ हम बिल्कुल पेल दें, ठीक है। तो ये हो गया विलयन में तीन प्रकार के टाइप। अब जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है प्रतिलोम पराशरण दाब क्या है, समझाइए, ठीक है। आप सभी को पराशरण दाब पता है, तो पराशरण दाब का जस्ट विपरीत, पराशरण दाब का जस्ट विपरीत होता है प्रतिलोम पराशरण दाब। अब आप बोलेंगे सर इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। तो बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है प्रतिलोम पराशरण दाब या फिर जल शोधन। तो इसका उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग कहां किया जाता है,
ठीक है, चलो पहले एक डायग्राम बनाते हैं और आप मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। मुझे भी नहीं पता मेरी ड्राइंग स्किल कैसी है, पर मैडम की मेरे से अच्छी है। बायोलॉजी में वो काफी अच्छे डायग्राम बनाती है ना। ये रहा इधर, ये हमारा बन गया डायग्राम। अब इधर का भी देखते हैं। चलो जी, ये आपकी यहाँ पर लगी हुई है क्या, झिल्ली। हम झिल्ली बनाते हैं रेड कलर से। रेड कलर एक्चुअली कैमरे में ज्यादा उभरता नहीं है, पर ये झिल्ली के लिए पर्याप्त है, परफेक्ट। ये आपकी रही झिल्ली, है ना। हनी कोम वाली झिल्ली है हमारी। कैसी झिल्ली है, हनी कोम वाली झिल्ली है। चलो ये देखो, अब इस ओर हम क्या करते हैं, इस ओर हम भरते हैं जल। अब ये जल सामान्य जल नहीं है, ये जल सामान्य जल नहीं है। ये जो जल है, ये कौन सा जल है बेटा, ये है समुद्री जल, जिसमें बहुत सारे अशुद्धियां और खारापन मौजूद होता है। अब ये अशुद्धियां हम जो नकाबा दिखा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए गोल गोल वाली है ना। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये बीच में इसमें अशुद्धियां हैं। मतलब ये क्या है, विलय के कण है। और अर्ध पारगम झिल्ली से सिर्फ किसके कण जा सकते हैं, कमेंट करके बताओ मुझे। देखो पुराने वीडियोस यदि आपने देखे होंगे, तो सिर्फ क्या जा सकते हैं अर्ध पारगम झिल्ली से, तो द करेक्ट आंसर इज विलय के कण। ठीक है, विलय के कण यहीं रुक जाते हैं। अब इधर तरफ क्या रहेगा आपका, इधर तरफ आपका रहेगा शुद्ध जल। इधर तरफ आपका क्या रहेगा, शुद्ध जल। ठीक है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाला है तुमसे उड़ता हुआ। ये हमारा है शुद्ध जल, ठीक है, ये शुद्ध जल हमारा है और ये भरा हुआ है इधर तक, पूरा फुल भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा आप मुझे बताओ कि ये प्रवाह इस ओर होगा, मतलब ये वाले कण इधर की तरफ आएंगे, या फिर ये वाले कण इधर की तरफ आएंगे। सोचो, 2 मिनट सोचो, ये क्वेश्चन है आपसे मेरा। ठीक है, फिर मैं अभी ये आंसर करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर तरफ आपका शुद्ध पानी है। क्या है, शुद्ध पानी, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं। और इधर की तरफ है आपका समुद्री जल। समुद्री जल है, समुद्री जल में क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। तो पराशरण किधर की ओर होगा, ऑब्वियस सी बात है, पराशरण जो है वो आपका इधर की ओर होगा। शुद्ध पानी जो है वो इस पानी से मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इधर शुद्ध है, कम सांद्रण है, इधर सांद्रता है, तो पानी इधर की ओर मिलने के लिए होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पर दाब लगाएंगे, हम इस पर दाब लगाएंगे ताकि एक प्रेशर क्रिएट हो, और ये जो पानी इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है, ये बिल्कुल एक जगह आके रुक जाए, स्टॉप हो जाए, आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, बस यहीं आके रुक जाए। तो हमने इस पर क्या लगा दिया, दाब लगा दिया, है ना। क्या लगाया हमने, दाब। अब ये जो दाब हमने लगाया था, इसे ही क्या बोला जाता है, पराशरण दाब। विलायक के कणों को अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर आने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं पराशरण दाब, या फिर पराशरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब ही कहलाता है पराशरण दाब। अब क्या हो कि हम पराशरण दाब से अधिक दाब लगा दें। ठीक है, हमने जो दाब लगाया था वो सिर्फ इसलिए लगाया था कि ये विलायक के कण रुक जाए, इधर ना आए, परंतु हमने क्या किया, पराशरण दाब से अधिक दाब लगा दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में दाब लगा दिया, अधिक दाब लगा दी। तो क्या होंगे, इधर भी विलायक है, भले ही समुद्री जल है, तो क्या होंगे, विलायक के कण इधर की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। विलायक के कण
अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाने लगेंगे। तो यहां से आपका जल जो है वो बाहर होने लगेगा, और वो जल कैसा होगा? शुद्ध जल। तो इसी कारण से इसे क्या बोल सकते हैं आप? जल शोधन की एक तरह की विधि बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में इसीलिए दिया गया है। और इसका प्रयोग समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए किया जाता है। हिंदी वर्ड है, काफी ज्यादा शुद्ध हिंदी है। तो समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल एंड स्वीट आंसर इसका। तो यहां पर यदि आपको प्रतिलोम पराशरण की परिभाषा लिखनी है, ये जो आपके सामने हो रहा है, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर विलायक के अणुओं को जाना ही कहलाता है प्रतिलोम पराशरण दाब। या फिर आपको एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जब पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, इतना भी लिख सकते हैं, जब पराशरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो वही होता है प्रतिलोम पराशरण दाब। या इसके आगे भी लिख सकते हैं, एवं अधिक सांद्र विलयन में से विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन की और नहीं, और जाने लगे तो वही होता है प्रतिलोम पराशरण दाब। तो वही होता है प्रतिलोम पराशरण दाब। तो ये थी डेफिनेशन, ये रहा डायग्राम। वर्कले हार्डली विधि एनसीईआरटी में नहीं मिली है तो हम कवर नहीं करेंगे। इफ यू वांट यू कैन कमेंट, हम जरूर से उस पर भी वीडियो ला देंगे, कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है। यहाँ आके पराशरण दाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आ सकते हैं एक दो नंबर के लिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, सब कुछ बताने की कोशिश की गई। कुछ जो रह गया होगा, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो रह गया है कि जो लोग अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं, ठीक है, नमकीन खाना पसंद करते हैं, चटपटा टाइप का, तो वो ना हमेशा ये फील करते हैं कि उनकी कोशिकाओं में द्रव्य भर गया है। तो इस बीमारी को सौंफ बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो पता होना चाहिए। जड़ों में जल का प्रवाह भी पराशरण दाब के कारण होता है। अचार बनाते समय आम का सिकुड़ना भी पराशरण दाब के कारण ही होता है, और उस स्थिति को क्या बोलते हैं? अति पराशरणी विलयन। और जब फूलों को खिलाना होता है तो वो अल्प परासारी विलयन का उदाहरण होता है। तो ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने चित्र बनाया था, आपको आई होप समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि सर समझ में आ गया। और जो लोग पहले से ही देख के भाग चुके हैं, उन्हें जरूर बताना कि कुछ चीजें शुरू में नहीं होती, मिडिल या बीच में होती। इससे ये पता लगता है कि आपकी अटेंशन इस वीडियो में कितनी है। शॉर्ट वीडियोस भी हम बनाते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं उन्हें मालूम होगा, उस पर भी हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बन जाए। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सामान्य लवण वाला, आप परसारी, अति परसारी और सम परसारी विलयन। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। सरल एकेडमी यदि आपको पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। साथ ही आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जगह जगह पर क्यूआर कोड आते हैं। नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम प्रोवाइड करवा देंगे, पर वो पेबल होगी। ठीक है, क्योंकि पिछले साल हमने पूर्ण रूप से फ्री रखा था। जिसे नहीं पता वो पुराने अपने विद्यार्थियों से पूछ सकता है, दोस्तों से पूछ सकता है। फ्री था, बट इस स्टाइल से ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन वी हैव टू पे, मतलब यू हैव टू पे, और हमने इसीलिए उसे पेड भी कर दिया। ज्यादा ज्ञान न देते हुए अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। वो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा जहां पर विलियन की समाप्ति होती है।
रही बात न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो जब आपकी तिमाही परीक्षा आएगी उसके एक हफ्ते पहले से विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहना, सारे न्यूमेरिकल होंगे। ऑफलाइन में मैंने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, पर आप लोगों के लिए परीक्षा के तिमाही परीक्षा के पहले और वार्षिक परीक्षा के पहले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि उतने ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना। राधे राधे।